प्रधानमंत्री ने 7-8 बातें बोली जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, पर बहुत देर से एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस चल रही थी कि आगे का समय और भी खतरनाक होने जा रहा है। नरेश जी हमारे चैनल पे जब आए थे पहली बारी, वो कह रहे थे कि आगे का समा, और मुझे याद है उन्होंने कहा था कि थोड़ा आगे जाइए ईयर के एंड में तो और भी भयानक होने वाला है। वो भयानक समय क्या अभी से ही शुरू हो गया है और वो आगे बढ़ के क्या और एक्सेलरेट होने वाला है? क्योंकि जो प्रधानमंत्री ने 7-8 चीजें बोली थी जिसमें से एक चीज थी कि गोल्ड कम खरीदो। अब सरकार ने उसके ऊपर ड्यूटी हाइक कर दी है, तो जब महंगा हो जाएगा तो अपने आप लोग कम खरीदेंगे या फिर अभी भी खरीदते रहेंगे। उसके साथ पेट्रोल ऑयल के प्राइसेस लग रहा है बढ़ने ही वाले हैं। उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर कुकिंग ऑयल, तो एक मैसिव 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 इकोनॉमिक क्राइसिस या इकोनॉमिक चैलेंज, आप जैसे मर्जी उसको देखें, आने वाला है। और ये सब डिस्कस करने के लिए गोल्ड सिल्वर शेयर मार्केट रियल एस्टेट इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, आगे के समय क्या समा दिख रहा है होने जा रहा है। वैसे आज एस्ट्रोलॉजी को लेके एक नया विवाद भी हुआ। जो नए सीएम बने हैं तमिलनाडु के, उन्होंने अपने एस्ट्रोलॉजर को ओएसडी अपॉइंट कर दिया और फिर उसके बाद किसी ने कोर्ट में मेंशन किया, फिर मैंने शायद देखा कि एज ए एस्ट्रोलॉजर जो ऑर्डर था सरकार का हटा दिया गया। मेरे अनुसार बिना पढ़े लोग इस देश में ओएसडी क्या मंत्री बने हुए हैं, बिना प्रोफेशन के लोग ओएसडी क्या मंत्री बने हुए हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के साथ यूज सब करते हैं, मानने में क्यों डरते हैं ये मुझे समझ नहीं आता। एनीवेज दैट इज फॉर द चीफ मिनिस्टर टू डिसाइड। तो नरेश जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप जो बातें पिछली बारी बोल के गए थे उनमें से कई सच हो रही हैं और आगे क्या हो रहा है वो सब आपसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू भंडारी जी, आपके दर्शकों का भी सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत सारे दर्शक जो है वो मेरे पेज और आपके पेज के जरिए ज्वाइंटली जुड़ते हैं। काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं आपके शोज़ के ऊपर, अच्छे भी आते हैं जिनको क्रिटिसाइज़ करना है। जैसे वो जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक एस्ट्रोलजर को ओएसडी अपॉइंट किया, तो एक क्वेश्चन रेज हो गया कि एस्ट्रोलजर क्यों अपॉइंट किया गया। मेरा 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 उस पर यही कहना है, एज एन एस्ट्रोलजर मैं बेसिकली जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन पैशनेट एस्ट्रोलजर हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है जो बहुत लोगों को समझ आती है, बहुत लोगों को समझ नहीं आती। मानते सभी हैं, जैसे आपने बोला, बताते नहीं है, और वो लोग ज्यादा मानते हैं जो क्रिटिसाइज करते हैं। ये तो है ही है। खैर क्रिटिसिज्म तो मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि अब ये मैं लंबी एस्ट्रोलॉजी पे नहीं जाना, और मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि आप बिना एजुकेशन वाले लोगों तक को पता नहीं कौन से पद दे सकते हैं। हमारे संविधान में ऐसे कोई बड़ी पद पे बार नहीं है, ठीक है, जो राजनीतिक पदों की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जाम्स की। और यहाँ पे अगर किसी से लाभ हुआ है नहीं हुआ तो इसके अंदर ही विवाद बन जाते हैं, पर चलो ये अलग बात है। अब गोल्ड पे अगर मैं आना शुरू करूं, क्योंकि अब भारत में सबसे बड़ा इंडियन हाउस होल्ड गोल्ड कंजम्पशन का है 25,000 टन 30,000 टन। एक्चुअली कौन जान सकता है कि लेडीज ने मेन ने कितना रखा हुआ है, पर स्टैगरिंग नंबर्स हैं। और कहा जाता है 30 से 40 लाख करोड़ तक का है। अब उसके ऊपर एक ड्यूटी लगी है। तो हिस्टोरिकली इंडिया में जब गोल्ड के ऊपर ऐसे ड्यूटी लगती है, कुछ लोग कहते हैं स्मगलिंग शुरू हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं प्रॉफिट लेवल बढ़ जाएगा, कुछ लोग कहते हैं तब भी सरकार खरीदती रहेगी, कुछ लोग कहते हैं बैंक खरीद रहा है, आम आदमी को खरीदने के लिए नहीं बोल रहा। तो पूरा गोल्ड पे आप विस्तार से समझाइए कि आप क्या देख रहे हैं, चार्ट्स क्या कह रहे हैं, आगे जाके क्या होना है और पीछे के एक्सपीरियंस ने हमें क्या सिखाया है। देखिए भंडारी साहब, पहली बात तो जहां तक ड्यूटी का सवाल है, इसके दो पहलू हैं, दोनों पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला तो इकोनॉमिक पहलू है, दूसरा आम व्यक्ति के लिहाज से, क्योंकि ये बेसिकली भारत में इसे कहा जाता है देवताओं की मुद्रा या देवताओं की धातु कहते हैं। आपके अकाउंट में यदि ईटीएफ में गोल्ड होगा ना, तो आप बेच के निकल जाएंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, निकल जाएंगे। यदि आपके घर पे गोल्ड पड़ा होगा ना, तो आप कभी नहीं बेचेंगे। जिस देश में गोल्ड का गुम जाना हाथ से अशुभ माना जाता है, उस देश में कहा जा रहा है कि गोल्ड मत खरीदो। ऐसा नहीं होगा। ये पॉलिटिकली उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, प्रधानमंत्री जी ने। शायद उनको कुछ चीजें आगे ज्यादा गड़बड़ नजर आ रही हैं, इसलिए उन्होंने कुछ इस तरह का स्टेटमेंट दिया। एक बार भी नहीं, दो बार दे दिया। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को अंदर कुछ ना कुछ इकोनॉमिकली लग रहा है कि बड़े चैलेंजेस सामने हैं। जिस तरीके से ये खबर आ रही है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी, उसका जो घाटा है वो 30,000 करोड़ रुपए का हर मंथ जा रहा है, और ये अंडर रिकवरी है। अंडर रिकवरी यदि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की 30,000 करोड़ के आसपास की मंथली जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर सवाल आएगा, उनके मार्जिन के ऊपर प्रेशर आएगा। जिस तरीके से क्रूड की कीमतें बढ़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि क्रूड 2014 में $140 के आसपास था, तब भी 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा था, आज भी 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है। मेरा सिंपल यही कहना है कि उस समय
डॉलर 70 रुपीज के आसपास था, आज 95 रुपीज के आसपास है। तो उसमें यदि हम उसको कैलकुलेट करेंगे तो शायद वो प्राइसिंग ऊपर ही निकलती है। सरकार ने अभी तक इस पे रेट हाइक नहीं किया पेट्रोल एंड डीजल के ऊपर। इन्होंने अपनी जो ड्यूटी लगाई हुई थी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया हुआ था, वो उन्होंने रिमूव कर लिया। लेकिन ये बहुत ज्यादा लंबे समय तक इससे बच नहीं सकते। ये अल्टीमेटली इनको पेट्रोल और डीजल के रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे। अभी तो सरकार ने अपील की है कि थोड़ा कंजम्पशन कम करिए, जहां पर हम बच सकते हैं एलपीजी के यूज से या फिर पेट्रोल डीजल के यूज से, वहां तक बचना चाहिए। लेकिन इसका इकोनॉमिक पहलू समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले तो 2024 का बजट सबको याद होगा। 2024 में जब सरकार चुन के आई थी, 23 जुलाई को पूर्ण बजट था। उससे पहले जो बजट होता है भंडारी साहब, वो होता है लास्ट बजट सरकार का, करंट अकाउंट डेफिसिट वो होता है। इसको जो बोलते हैं बजट की टर्म में बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट होता है। वोट ऑन अकाउंट था उससे पहले। 24 में सरकार चुन के आती है, 23 जुलाई 2024 को बजट पेश होता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन आज तक का सबसे हिस्टोरिक कट करती है। 15% से ड्यूटी 6% पे ले आती हैं गोल्ड और सिल्वर के ऊपर। उस दिन 23 जुलाई का गोल्ड जो था वो 72,000 था। 72,000 का रेट, मैं आपको एग्जैक्ट रेट काउंट कर रहा हूं। उस दिन गोल्ड 4200 रुपए गिरा था। एक दिन में गोल्ड में लगभग 6% की गिरावट आई थी। 5.91 एग्जैक्ट फिगर थी जिस दिन 23 जुलाई 2024 को बजट पेश हुआ था। जैसे ही वित्त मंत्री ने यह अनाउंसमेंट किया कि गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जो है वो इंपोर्ट ड्यूटी हम कट कर रहे हैं, उसका मकसद था, सरकार जो है वो एक तो करप्शन को, आपका स्मगलिंग को जो है वो कम करना चाहती थी। दूसरा हमारे एक्सपोर्ट जो है ज्वेलरी से संबंधित, उसको थोड़ा सा कम्पिटिटिव करना चाहती थी। तीसरा, सरकार को लगता था कि इससे जो है वो छोटा जो ज्वेलर है उसको भी फायदा होगा। तो 3-4 मकसद थे उस समय ड्यूटी कट करने के। तो वो जब ड्यूटी कट हुई, एक दिन में 4200 के आसपास गोल्ड गिरा। आज जब सरकार ने उसी को रिवर्स कर दिया तो आज लगभग 9000 के ऊपर गोल्ड बढ़ गया। उसका रीजन ये है कि जिस दिन ये हुआ था उस दिन गोल्ड 72,000 का था। आज जब हम बात कर रहे हैं तो गोल्ड लगभग 150 के आसपास, 160 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो बेसिकली क्या हुआ, प्राइसिंग डबल थी 2024 के मुकाबले। 2 साल में गोल्ड के रेट डबल हो गए। उस हिसाब से हमें इंपैक्ट भी डबल नजर आ रहा है। एक आम आदमी के बिहाफ से के लिहाज से सोचें, जैसे मान लीजिए किसी ने अपने बेटे की शादी करनी है, बेटी की शादी करनी है, तो उसने यदि मान लीजिए परसों गोल्ड बुक करवाया तो उसको डिलीवरी यदि अगले हफ्ते लेनी है तो उसको महंगी मिलेगी। उसके लिए तो 10% का सीधा सीधा बोझ बढ़ गया। लेकिन यदि इसको सरकार के पहलू से सोचें तो करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर जिस तरीके से प्रेशर बन रहा है, जिस तरीके से हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि फॉरेक्स रिजर्व कम आया था, और जिस तरीके से लगातार क्रूड $100 के ऊपर बना हुआ है, सरकार को क्रूड के इंपोर्ट के ऊपर, फर्टिलाइजर के इंपोर्ट के ऊपर और गोल्ड के इंपोर्ट के ऊपर सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो जिस तरीके से डॉलर इंडिया से आउटफ्लो हो रहा है, बाजार की बात करते हैं तो लगातार एफआईआई पैसा निकाल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे रुपये की वैल्यू बढ़ती है उनकी अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने के कारण, डॉलर महंगा होने के कारण वो आउटफ्लो बढ़ रहा है, इनफ्लो आ नहीं पा रहा। और इनफ्लो इसलिए नहीं आ पा रहा क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय ब्लॉकेज वाली स्थिति बनी हुई है। पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट के कारण क्राइसिस में है और इनफ्लो नहीं आ पा रहा। आज ही इकोनॉमिस्ट टाइम में एक खबर थी कि पीएमओ ने इसके ऊपर अब स्ट्रेटजी मेकिंग शुरू कर दी है कि किस तरीके से फॉरेन का पैसा यहाँ पर लाया जाए, किस तरीके से नियमों में ढील दी जाए, किस तरीके से इसको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाया जाए। बहुत सारी चीजें जो है वो ईज आउट करने की कोशिश की जा रही है, एफडीआई के लेवल के ऊपर भी और एफआईआई। वीडियो को 5 सेकंड के लिए इसलिए पॉज किया है क्योंकि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जी, पर मैं अभी गोल्ड में हूँ। गोल्ड सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना, क्योंकि गोल्ड भी सिल्वर भी हुआ है। अब सिल्वर का तो यूजेज बहुत वाइड है, गोल्ड का भी अब यूजेज बहुत वाइड है। तो वो सिल्वर के यूजेज जहां जहां हो रहा है, जिस जिस इंडस्ट्री, जिस जिस प्रोडक्ट में हो रहा है, उसका ये आप क्या स्पिल ओवर इफेक्ट देखते हैं इस डिसीजन का हाइक करने का जो ये अभी हुआ है? देखिए, जब भी ड्यूटी हाइक होता है ना भंडारी साहब, ये गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम तीनों पे होता है। 2006 में पीछे चले जाएंगे ना तो 1% ड्यूटी थी, कोई नहीं मानेगा 1% ड्यूटी थी। 2008 में ये 2% हुई। 2013 में जनवरी में 4% थी, जुलाई में 6% हो गई, अगस्त में 8% हो गई, 10%। मीन्स 4 से लेकर 4, 6, 8 3 बार हाइक हुआ था। उस समय भी यही स्थिति आई थी कि डॉलर के मुकाबले रुपये कमजोर हो रहा था। 2022 में जब क्रूड एक बार दोबारा $120 के आसपास पहुंचा था और हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा था, तो उस समय भी इसी सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई थी। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें याद नहीं रहती, एज ए जर्नलिस्ट हमें याद रखना पड़ता है कि 22 में भी रेट बढ़े थे, 24 में नीचे आ गया था,
अब दोबारा फिर बढ़ गया। अब असर इसलिए ज्यादा नजर आ रहा है भंडारी साहब क्योंकि उसकी प्राइसिंग बहुत बढ़ गई है। पहले क्या होता था, पहले गोल्ड बहुत महंगा नहीं होता था, 1% बढ़ा किसी को फर्क नहीं होता, 2% हम्म, पड़ा बड़ा किसी को कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 20,000 ये लगभग 2013 में जब बढ़ा था तो 25,000 के आसपास का गोल्ड था। तो 25,000 के आसपास के गोल्ड के ऊपर 10% बढ़ भी जाता है, 6% वैसे बढ़ा था, 6-7% दो दो करके 8% बढ़ा था, तो 2,000 बढ़ता था तो कोई बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता था। आज की डेट में जब 10% आप बढ़ा रहे हैं, 9% बढ़ा रहे हैं, तो अल्टीमेटली 9-10 हजार रुपए का फर्क एक तोले के ऊपर पड़ रहा है। आप इमेजिन करिए, एक सामान्य इंसान बेटे की शादी करता है, बेटी की शादी करता है, उसके ऊपर 10 तोले कम से कम अपनी बेटी को या बेटे को गोल्ड पहन डलवाता है। बाकी जो रिश्तेदारियों में जाता है, किसी को मुंदरी जा रही है, किसी को चेन जा रही है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट इंडियन में जो जब शादी होती है, मध्यम वर्ग में जब शादी होती है, तो $10 तो 10 ग्राम तो रहता है, 10 तोले तो रहता है, लगभग 100 ग्राम। तो आप इमेजिन करिए, यदि 10 तोले के ऊपर 10,000 बढ़ गया, 1,000 रुपए तो जो है वो तोला ग्राम प्रति ग्राम बढ़ गया है, तो आप इमेजिन करिए जिसने शादी करनी है उसको 1 लाख रुपए का फटका एक ही बार में लग गया, वो अचानक से ही लग गया। खैर, हम्म, सरकार की ये मंशा थी या नहीं थी, सरकार की मंशा एक अलग है, लेकिन अल्टीमेटली जब घुन पिसता है, आटा जब पिसता है तो घुन बीच में पीस ही जाता है। तो ये वो व्यक्ति हैं जो पिसेंगे, जिन्होंने अपने बेटे या बेटी की शादी के लिए गोल्ड की बुकिंग करवाई थी। और आप एक ये भी इत्तेफाक की बात है कि अगले हम्म, महीने से ही शादियां शुरू हो रही हैं। 15 जून से हम्म, लेकर मार्च तक लगभग 86 मुहूर्त हैं शादियों के। एज एन एस्ट्रोलजर मैं समझता हूं लगभग हम्म, 86 मुहूर्त हैं शादियों के। हर तीसरे दिन शादी है। इसका हम्म, मतलब है कि ज्वेलर्स के यहाँ पर भी रौनक रहेगी, और जिन्होंने गोल्ड खरीदना है वहां पर भी रौनक रहनी है। लेकिन अब क्या होगा, या तो गोल्ड कम खरीदा जाएगा, जितना बढ़ गया है हम्म, उतना 10% कम हो जाएगा, या फिर हम्म, उनकी जो है उनको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्वालिटी के ऊपर। कैरेट हम्म, कैरेट कम करने पड़ेंगे, 24 कैरेट की जगह 22 कैरेट, 18 कैरेट, हम्म, 20 कैरेट के ऊपर आ जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये कॉम्प्रोमाइज हर फैमिली को करना पड़ेगा पूरे इंडिया में। ज्वेलर्स को तो हिट होगा ही होगा, लगभग 3-3.5 करोड़ के आसपास लोग हैं जो ज्वेलरी बिजनेस से सीधा जुड़े हुए हैं। कारीगर लगा लेते हैं हम, ट्रेडर लगा लेते हैं, या उनके साथ एसोसिएटेड जो बड़ी बड़ी हम्म, कंपनियां हैं, तनिष्क जैसी कंपनियां, उनके डीलर हैं, सब डीलर हैं, बड़ा बड़ा कुछ है। तो वहां हम्म, पर जो चीजें जो एसोसिएट हैं उनको भी अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट होगा। लेकिन लार्जर इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए मुझे लग रहा है कि सरकार ने ये जो डिसीजन अभी किया है, कम का कुछ हद तक ठीक लगता है। लेकिन शायद यदि इसको थोड़ा सा हल्के से कर देते, डिले कर लेते, थोड़ा सा पहले बढ़ा लेते, अब या मैं दो आम चार। अब मैं आम आपसे आम आदमी का पूछूंगा, क्योंकि आप एस्ट्रोलॉजिकली, और आपने मुझे याद है बोला हुआ है कि आने का समय पे आपकी जो पिछली वीडियो लोगों को बोलूंगा प्लीज देखें जाके। आम आदमी के लिए सरकार कोई भी डिसीजन करती है, कई लोग कह रहे हैं भाई सरकार ये बोल रही है, खुद सेंट्रल बैंक खरीदी जा रहे हैं, आम आदमी की सबसे बड़ी सेफ्टी होती है गोल्ड। और पार्टीशन मेमोरीज भी हैं, जब लोग घर छोड़ के आना पड़ा था, कैश उस समय उस तरह था नहीं, तो जिन जिन के पास थोड़ा बहुत भी गोल्ड था उसके बाद ही सर्वाइव किए हैं। और वो मेमोरी सबने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मोटा मोटा सुनी हुई है। तो और वो एक इंस्टीट्यूशनल फैमिली सेविंग मेमोरी बन जाती है। तभी शायद भारत के अंदर गोल्ड को इतनी सेविंग्स का एक इंस्ट्रूमेंट भी माना जाता है, क्योंकि ये यहाँ जी पे शुरू से ही पंजाब में बॉर्डर एरियाज में शुरू से ही पिछले 200-500 साल से कितने आक्रमण हुए हैं। तो वो एक सेफ्टी नेस्ट है, वो एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है जो लोगों की लिव्ड जी इन बिल्कुल। एक्सपीरियंस में जनरेशन टू जनरेशन है। तो आम आदमी जी के लिए आपको क्या लगता है, जो भारत का साइकी है, लोग गोल्ड लेना कम करेंगे या ये सोच के कि सरकार कह रही है कम करो और लेना शुरू कर देंगे? कई बार मैं एक रिवर्स इफेक्ट सिंपल भी बन एग्जांपल जाता देता हूँ। मैं भट्ट साहब सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप किसी वॉल के ऊपर ना एक बटन लगा दीजिए, 100 लोग गुजरेंगे, कोई नहीं दबाएगा, उसके नीचे लिख दीजिए इस बटन को दबाना मना है, 100 के 100 दबा के निकलेंगे। सो अब सरकार ने बोल दिया कि गोल्ड नहीं खरीदना, तो अल्टीमेटली और ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि अब आपने बताया ना कि जो एक हिस्टोरिकल मेमोरी हो जाती है, लोगों को ये भी याद है कि 2023 में क्या रेट थे, 24 में क्या रेट थे, आज क्या रेट है। लोगों को पता है कि गोल्ड अल्टीमेटली इवेंचुअली बढ़ना ही बढ़ना है। तो पहले अवेयरनेस थोड़ी सी कम थी, अब न्यूज मीडिया थोड़ा बहुत बहुत ज्यादा हो गया है, कुछ है। लोग इसको लेकर पढ़ ज्यादा रहे हैं। अल्टीमेटली जो गोल्ड खरीदा जा रहा है, एक ये चीज समझने की जरूरत है, बैंक तो गोल्ड खरीदेंगे ही ना। मान लीजिए मैं गोल्ड ईटीएफ में खरीदना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं ईटीएफ में खरीदना चाहता हूँ, तो जिस बैंक का मैं ईटीएफ लूंगा, क्या वो बैंक उस ईटीएफ की बैकिंग के लिए गोल्ड खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? उसको तो खरीदना ही है ना। हम्म, आप इमेजिन करिए, पिछले जो क्वार्टर का डाटा है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट है, हम्म, उसमें यह बताया गया है कि सेंट्रल बैंक से ज्यादा डिमांड गोल्ड ईटीएफ की हो गई। यानी कि लोगों को अब ये ज्यादा सिक्योर लग रहा है, क्योंकि लोगों को लगता है कि एक तो गोल्ड ईटीएफ है, पेपर है, उसके बाद हम्म, हमें इसके ऊपर सिक्योरिटी है, और हमें बैंक का लॉकर नहीं लेना पड़ता। तो हम्म, वो बहुत सारी चीजें हैं। यही कारण था भंडारी साहब की, जब सरकार स्कीम लेके आई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की, हम्म, एसजीबी जिसको बोलते हैं, तो लोग टूट पड़े उसके ऊपर। सरकार को वो स्कीम बंद करनी पड़ी, क्योंकि सरकार को उसमें घाटा पड़ रहा था। 2015 में ये हम्म, स्कीम लेकर आई थी सरकार। तो
जब सरकार ये स्कीम लेकर आई तो उस समय सरकार को लग रहा था कि यार 30-32 हजार का गोल्ड है, कितना ही चल जाएगा। लेकिन सरकार को शायद या वित्त मंत्रालय के अफसरों को इस चीज का आइडिया नहीं था कि 32,000 वाला गोल्ड 195 भी टच कर सकता है, जो हमने 29 जनवरी को इसी साल में देखा। तो ये मिसकैलकुलेशन थी, सरकार को लगता है कि ये मिसकैलकुलेशन हो गई। अब 2024 में जब इसको विड्रॉ किया तो एक लॉजिक ये था कि इसका जो है वो कम करेंगे, आपका इसकी स्मगलिंग कम होगी। लेकिन अब यदि 15% हो गया है गोल्ड और सिल्वर दोनों के ऊपर, क्या अब स्मगलिंग बढ़ नहीं जाएगी? क्वेश्चन ये उठता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिसी फ्रंट के ऊपर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन सरकार में या अफसरों में भी है। एक तरफ आप एसजीबी जारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और एसजीबी जारी आपने किया भी है तो उसके अगेंस्ट आपके पास हैज नहीं है। मींस हैज या तो हैज हो जाता है, आरबीआई खरीद लेता गोल्ड उतना जितने के आप बॉन्ड जारी कर रहे हैं, तो वो हैज भी नहीं था। खैर, बैंक जब गोल्ड का ईटीएफ बेचते हैं तो उसके अगेंस्ट गोल्ड खरीदते हैं, तो बैंक तो अल्टीमेटली खरीदेंगे। ये देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या गोल्ड ईटीएफ को लेकर भी कोई कर्व करती है, जिस तरीके से ये इन्होंने ड्यूटी कट लगाया। क्या हो सकते हैं ऐसे मेजर्स? आप क्या सोच रहे हैं, क्या जैसे पॉलिसी वाइज क्या ऐसे आपको लग रहा है कुछ मेजर्स हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं अगर होंगे तो? नहीं, मैक्सिमम यही हो सकता है कि बैंकों को ये बोला जा सकता है कि कम से कम उसकी सेलिंग, देखिए हर चीज जो है वो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर बिकती है, विज्ञापन के ऊपर बिकती है। तो हो सकता है कि बैंकों को या अपने बैंकों को बोल दिया जाए कि थोड़ा सा इस पे फोकस कम कर दो या और प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस ले आओ। गोल्ड सिल्वर ईटीएफ, यदि कोई गोल्ड सिल्वर ईटीएफ लेगा तो अल्टीमेटली दिस इज एन इक्वल टू द फिजिकल गोल्ड ओनली, क्योंकि यदि आप फिजिकल नहीं खरीद रहे तो वो बैंक तो खरीद ही रहा है। वो बैंक तो अल्टीमेटली फॉरेक्स रिजर्व देकर ही गोल्ड खरीदेगा ना, कहीं से भी लेके आएगा। तो अल्टीमेटली फिर ये बात अब फिजिकल गोल्ड के ऊपर आ रही है। सरकार कह रही है कि गहने नहीं बनाने। दूसरी बात, सरकार गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम भी लेके आई हुई है, वो बहुत सारे बैंकों में चल रही है। गोल्ड उसके ऊपर बताइए। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम को लेके दो व्यूज चल रहे हैं और लोगों में बहुत फेयर भी है। कुछ लोग कहते हैं भैया कुछ भी हो जाए, अलग अलग स्कीम के पैरामीटर्स हो सकते हैं, अपना सोना किसी बैंक को मत देना। कुछ लोग कह रहे हैं भैया तुम्हारा रहेगा नहीं। तो ये क्या स्कीम है हिस्टोरिकली, क्या, क्योंकि आप बहुत बड़ी हिस्टोरिकली भी बात करते हैं, तो उसके बाद मैं आना चाहूंगा थोड़ा आगे। हिस्टोरिकली कब कब गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम आती है? अलार्म बेल रिंगिंग है क्या इकोनॉमी के लिए? क्या लोग करते हैं, क्या आम आदमी के लिए? कोई सरकार ने अपील करी, पर हमें आम आदमी की बात करनी है। जो एक साधारण है, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको सब कुछ पता है, जो साधारण व्यक्ति है किस तरह, क्या ये लाभदायक स्कीम्स होती हैं या ये डेंजरस स्कीम्स भी हो सकती है? नहीं, देखिए जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये गलत है, उनको मेरा एक ही सवाल है कि यदि आप मुथूट फाइनेंस के रिजल्ट देखेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे, या ऐसी कंपनीज जो गोल्ड के अगेंस्ट लोन देती हैं उनके रिजल्ट देखेंगे, तो आप देखेंगे कि पूरी दुनिया अपना सोना गिरवी रखकर पैसा ले रही है। तो यही तो सरकार बोल रही है। लेकिन सरकार इसमें ये बोल रही है, मान लीजिए आप मुथूट फाइनेंस या किसी एबीसीडी कंपनी के पास जाते हैं जहां पर गोल्ड के अगेंस्ट आपको लोन मिलता है, तो आपके गहने एज इट इज रखे जाते हैं, एज इट इज आपको वापस मिल जाते हैं, राइट? आपको वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कुछ ना कुछ जो आपको कर्ज देते हैं उसके अगेंस्ट, और उनको पता है कि गोल्ड अल्टीमेटली बढ़ना ही बढ़ना है, आपकी एसेट वहां पर भी बढ़ती जाती है। ये तो एक फॉर्म होगी, आप गोल्ड के अगेंस्ट लोन ले रहे हैं। दूसरा है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। सरकार ये कहती है कि हमने ये बैंक डेडिकेट कर दिए, आप इन बैंकों में अपना सोना रख सकते हैं। उस सोने में आपके बार्स भी हो सकते हैं, आपके कॉइन्स भी हो सकते हैं, आपकी ज्वेलरी भी हो सकती है। लेकिन यहां पर एक जो थोड़ा सा की पॉइंट है ना, ज्वेलरी के साथ इमोशन जुड़ा होता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को उसकी मदर ने सोना दिया अपनी बहू के लिए, वो अपनी बहू का सोना उसको रिसाइकल नहीं करना चाहेगा, अपनी वाइफ का सोना रिसाइकल नहीं करना चाहेगा। जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनी है वो रिसाइकल नहीं करती। ये जो गोल्ड मोनेटाइजेशन, जबकि बैंक करेंगे सारा, बैंक करेंगे, हाँ बैंक करेंगे। बैंक उसका प्योरिटी टेस्ट लेंगे, डेजिग्नेटेड जो टेस्टिंग एजेंसीज है वहां पर सोना जाएगा आपका, उसको दोबारा रिसाइकल करके बार के शेप में या कॉइन के शेप में ले आएंगे, फिर वो रीयूज करेंगे। हालांकि आपको उसका उतना ही बेनिफिट मिलेगा। मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने आज सोना जमा करवा दिया, आज सोने का रेट है 1,60,000 रुपए। 4 साल बाद वो सोना लेने जा रहा है, जो सोने का रेट होगा उसके अगेंस्ट उसको वही सोना मिलेगा, उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलेगा, सेम चीजें होंगी। लेकिन उसमें फायदा ये हो जाएगा सरकार का कि जो सोना ऑलरेडी डेड एसेट था वो सर्कुलेशन में आ जाएगा, उससे इकोनॉमी चल निकलती है। और दूसरा, इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। जब गोल्ड बॉन्ड जारी किए थे तो उसका मकसद भी यही था कि गोल्ड जो है वो लोग पेपर गोल्ड खरीदेंगे और फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदेंगे, तो ये हो जाएगा कि थोड़ा सा इंपोर्ट कम हो जाएगा। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो फिजिकल गोल्ड है, अब किसी की शादी है तो उसको गोल्ड बॉन्ड तो नहीं पहना सकते गले में। तो तो बेसिकली इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है, 140 करोड़ की आबादी है, और लोगों में इतना गोल्ड का क्रेज है कि शादी में तो गोल्ड ही पहनना है। अब उसको पेपर गोल्ड तो पहन नहीं सकते, तो वो जो बिकना है वो बिकना ही बिकना है। वो अल्टीमेटली बिकेगा, चाहे वो 2 लाख रुपए पे जाए, 2.5 लाख पे जाए, 3 लाख पे जाए। हाँ, इतना जरूर है कि उसकी कैरेट कम हो जाएगी, क्वांटिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। ये अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग होगा।
ये अकॉर्डिंग टू प्राइसिंग होगा या अकॉर्डिंग टू अफोर्डेबिलिटी होगा। अदरवाइज यदि सरकार ये सोचे कि सरकार कब कर देगी और गोल्ड बिकना बंद हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, इससे डबल हिट बजेगा। एक तो सरकार का वो कोर वोटर है जो ज्वेलर कम्युनिटी है, उससे वो पॉलिटिकल नुकसान तो खैर वो अलग बात है, लेकिन अल्टीमेटली ज्वेलर कम्युनिटी जो पैसा कमाती है, उससे ईएमआई जा रही है, उससे उनकी दुकानों के किराए जा रहे हैं, मकानों के किराए जा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली तो दे आर पार्ट ऑफ द इकोनॉमी आल्सो। तो 3-3.5 करोड़ रुपए की जो 3 करोड़ लोगों की जो कम्युनिटी है, वो ज्वेलर्स है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इससे इस चीज से परेशान है। हालांकि पहले भी 15% ही था, इतना वो नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब वो बहुत रेट ज्यादा हो गया, उसके ऊपर जब 15% लग गया, तो फिर वो ज्यादा चुभ रहा है। जैसे ये मोनेटाइजेशन स्कीम्स है, इसमें एक तो आपने बोला इमोटिव एंगल है कि लोगों की ज्वेलरी पिघला दी जाएगी, रिसाइकल कर दी जाएगी। दूसरा जो सारी बनवाई है वो भी तो वेस्ट ही है एक तरह से, क्योंकि बनवाई नहीं, कौन सी कोई फ्री हो रही है। ऑब्वियसली बनवाई वेस्ट हो जाएगी। वो 10% लेते हैं ना सब जगह पे, वो वेस्ट हो जाएगी। लेकिन उसी वेस्टेज को वो करने के लिए 2.5% आपको इंटरेस्ट भी देते हैं ना वो बैंक, वो कवर अप हो जाता है किसी ना किसी तरीके से। गोल्ड के रेट के बदले में गोल्ड का रेट मिल जाता है, 2.5% इंटरेस्ट मिल जाता है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन टैक्स बेनिफिट अलग है उसमें। लेकिन अल्टीमेटली इसमें सबसे बड़ा पार्ट इमोशन वाला ही है। उसमें भी बार या कॉइन तो मोनेटाइजेशन हो सकता है, बड़े एक बैंक चीज और में हमें इमोशन क्या है, आपको पता है भारत में कितने लोग टैक्स भरते हैं और कितनों के पास सोना है। तो जब आप सोना जमा करवाने जाएंगे, उसके अंदर आपकी आजकल तो हर चीज की केवाईसी है। अब जिसने ज्यादा इनकम ना दिखाते हुए घर में लेडीज ने, ग्रैंड पेरेंट्स ने सोना बनवाया हुआ है, तो उसके टैक्स नेट के भी तो इम्प्लीकेशंस लोग सोचेंगे ही। उस पे क्या आपका नहीं देखिए, वो देखिए, वो इस तरीके में आ जाता है जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होता है, राइट। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे मान लीजिए पुरखों का सोना पड़ा हुआ है, तो उसके ऊपर शायद एक्ट में है कि इस तरह का कोई बंदिश नहीं है। बहुत सारी चीजें उसमें है, जो स्कीम है ना, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। यदि यदि तो आप कोई नया या 2-4 साल पुराना जिसका बिल अवेलेबल है वो दे सकते हैं, लेकिन बहुत सारा पुराना सोना भी लोगों के पास पड़ा है, कुछ कुछ रिलैक्सेशन उसमें भी है। तो वो एक अलग एस्पेक्ट है। लेकिन हाँ, 10% मेकिंग चार्ज तो उड़ जाएगा आपका। जी जी। अब मैं नरेश जी थोड़ा आगे बढ़ के गोल्ड से आना चाहूंगा शेयर मार्केट पे, कि वहां पे भी एक अलग ब्लड बात चल रहा है। अब उसके कई रीजन है। एक तो रुपया आज कोई बोल रहा है 95.67, पता नहीं कहाँ 8, मतलब अब ये कल्पना से बाहर नहीं है कि 100 रुपए तक पहुंच सकता है। उसका बिल्कुल। पहले क्या आप कहते हैं इम्पैक्ट होने जा रहा है इंडिया की इकोनॉमी पे, आपको दिख रहा है ऐसा होते हुए? अगर होगा तो उसका क्या आप इम्पैक्ट देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहला इम्पैक्ट तो हमारा ट्रेड डेफिसिट ही बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि हम हर चीज डॉलर में खरीद रहे हैं, जितना रुपये वीक होगा उतना हमें डॉलर ज्यादा देना पड़ेगा, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है। ट्रेड डेफिसिट बढ़ता है तो अल्टीमेटली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो सीएडी होता है वो बढ़ जाता है। तो सीएडी किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी अच्छी इकोनॉमी में बढ़ना अच्छा नहीं है। आज ही मूडीज की रेटिंग आई है, जो अखबारों में भी छपी है, उसने हमारी जो जीडीपी है उसको 6% कर दिया। अर्लियर फिक्स कर इसका दिया। जो वो था वो 6.8 था, मीन 0.8% के आसपास का वो बोल रहे हैं। जिस दिन ये जंग शुरू हुई थी, ये वाली ईरान वाली, 28 फरवरी को, उसके 3 दिन बाद हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है प्रधानमंत्री कार्यालय के, उनका यह स्टेटमेंट आया था कि यदि ये 2 महीने लगातार चल जाता है तो हमें हमारी इकोनॉमी के ऊपर 1% के ऊपर का असर जो है वो जीडीपी के ऊपर हमें देखने को मिल सकता है। तो वही उसी सेम लाइन के ऊपर अब मूडी की कैलकुलेशन जो है वो आ रही है, 0.8% उन्होंने कम कर दिया। अभी जीडीपी के आंकड़े आएंगे शायद 4 जून को आ रहे हैं, हमें पता लगेगा कि लास्ट क्वार्टर की जीडीपी क्या कहती है, क्योंकि मार्च का महीना उसमें इन्वॉल्व हो गया है। जब लड़ाई चली है तो देखते हैं कि मार्च में कितना हिट हुआ है। खैर, मार्च में ज्यादा हिट इसलिए भी नहीं हुआ हो सकता क्योंकि हमारे पास रिजर्व था उस समय, बहुत ज्यादा क्राइसिस नहीं था। लेकिन अप्रैल में आकर बहुत सारी चीजें गड़बड़ हुई हैं और हमारे पास सप्लाई कम है। आज भी एलपीजी यदि आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10-15 दिन वेट करना पड़ रहा है, एलपीजी शहरों में भी वेट करना पड़ रहा है। तो अल्टीमेटली हिट तो है, रेस्टोरेंट बिजनेस के ऊपर हिट है, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर हिट है, बाकी आम लोगों के ऊपर हिट लगा, इसका हिट लगेगा ही लगेगा। सीएडी बढ़ता है तो अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी डाउन जाती है, इकोनॉमी डाउन जाती है तो रोजगार कम होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फिर ये वैसे वर्षा चलता ही रहता है आगे। तो मुझे लगता है कि ये जो क्वार्टर है, इस क्वार्टर के रिजल्ट जब अगले क्वार्टर में आएंगे जुलाई फर्स्ट वीक में, तो मुझे लगता है कि क्वार्टर पूरे का पूरा जो है वो वॉश आउट हो गया। आज भी जंग रुक जाती है तो कल ही सऊदी अरब की एक कंपनी का बयान था कि हम इस साल में अपनी गैस की प्रोडक्शन पूरी नॉर्मल नहीं कर पाएंगे, 2027 से ही कर पाएंगे। तो आज भी यदि जंग रुक जाती है तो पूरे मिडिल ईस्ट में सप्लाई को नॉर्मल करने में 6 से 7 महीने का समय लगेगा। जब 6 से 7 महीने का समय सप्लाई को नॉर्मल करने के लिए लग सकता है, तो अल्टीमेटली जो हमारे जैसा देश भारत जो है वो अल्टीमेटली वी आर डिपेंडेंट ऑन द क्रूड ओनली, मिडिल ईस्ट के ऊपर हमारा ज्यादा डिपेंडेंस है। तो
हमें इसका इकोनॉमिकली फेस करना ही पड़ेगा। इकोनॉमिकली मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें गड़बड़ है। यदि हम एस्ट्रो साइकिल की बात करते हैं तो एस्ट्रो साइकिल हमने पिछले हफ्ते भी डिस्कस किया था कि नवंबर से मुझे ठीक नहीं लगता। 29 जून को बुध वक्री होंगे। बुध के वक्री होने का मतलब होता है बाजार में दबाव आता है। तो 29 जून और ये जो डेट्स जो है वो वैसे वर्षा आ रही है। 29 जून को बुध वक्री हो रहे हैं और जुलाई फर्स्ट वीक में हमारे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं कारपोरेट सेक्टर के। तो जिस कारपोरेट सेक्टर ने अब ये वाला अप्रैल मई जून का फेस देख लिया, जिस तरीके से चीजें क्रूड बढ़ा है या लोगों के पैकेजिंग मटेरियल या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ी है, उस तरीके से प्रेशर अल्टीमेटली रिजल्ट्स के ऊपर आएगा। जब प्रेशर रिजल्ट्स के ऊपर आएगा तो उसका रिफ्लेक्शन आपको जुलाई में मार्केट के ऊपर नजर आएगा ही आएगा। जी, पर उसके अंदर जैसे आपने बोला ऑयल है, अब कह रहे हैं कि 69 डेज का क्रूड ऑयल है, 45 डेज का एलपीजी है, पर रियल वर्ल्ड में कमर्शियल गैस का तो खैर रेट बढ़ाया भी था। अब एक तो कमी, दूसरा सा प्राइस राइज भी होने वाला है। उदय कोटक आप आके खुद कहते हैं, नॉट समबडी जो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स स्टेटमेंट देते हैं, मेजर्ड बिजनेस बैंकर हैं, मेजर्ड बात करते हैं, पर वो कह रहे हैं अभी तो वर्स्ट आना है, 2 महीने तो हम झेल गए हैं, अब तो बेसिकली उनकी भाषा में प्रलय आने वाली है। तो वो आप बैंकर जिनके पास सारी इंफॉर्मेशन ऐसा फील कर रहे हैं, तो क्या आप रिस्क देख रहे हैं? अगर ये जंग चलती रहती तो भारत के लिए क्या रिस्क है? क्या हमारे वर्ल्ड के लिए तो है ही है, क्योंकि सिंगापुर का पीएम भी सेम बात बोला है। जो सिंगापुर के पीएम की स्टेटमेंट वायरल हो रही है, he said broadly the same things that the प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया said। तो वो आप क्या देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि क्या भारत और वर्ल्ड के लिए ये संकट और बढ़ने वाला है अभी? देखिए, एस्ट्रो साइकिल यदि मैं देखता हूं तो मुझे आने वाले दिनों में चीजें थोड़ी सी ईज आउट होती तो नजर आती हैं। पहले तो जब हम आज बात कर रहे हैं तो आज 13 मई को बात कर रहे हैं। 11 मई को मंगल चेंज हो गया, मंगल और शनि का कंजंक्शन टूटा है। मंगल और शनि का कंजंक्शन टूटना एक अच्छी चीज है। पहले जब राहु मंगल का कंजंक्शन बना था 23 फरवरी से लेकर 2 अप्रैल के बीच में, तो जंग लगी थी। और जैसे ही 2 अप्रैल को राहु मंगल का कंजंक्शन टूटा, मंगल शनि के साथ आए, 8 अप्रैल को हमने देखा कि सीज फायर होगा। वो सीज फायर आज तक जारी है। अब मंगल आगे निकल गए हैं। अभी आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं, मंगल, सूर्य और बुध एक ही राशि में है, मेष में। इसमें क्या होगा, शुक्र जो है वो कल चेंज हो रहे हैं, लगभग 11 बजे के आसपास शुक्र आगे निकल जाएंगे। शुक्र इस समय टॉरस पे है और जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है वो जेमिनी में हो रहा है। और 2 शुभ ग्रहों की युति हो जाएगी। पहले 2 अशुभ ग्रहों की युति बनी हुई थी, अब 2 शुभ ग्रहों की युति हो जाएगी। 2 शुभ ग्रहों की युति होना मींस 14 तारीख सुबह 11 बजे। इसका मतलब यह है कि जो शी जिनपिंग और ट्रंप की मुलाकात हो रही है उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आना चाहिए। एक तो ये पॉइंट मान के चलिए, मुझे ये चीज थोड़ी सी पॉजिटिव नजर आती है एस्ट्रोलॉजिकली यदि मैं इसको देखूं। अगला जो ट्रांजिट होने जा रहा है 15 को रात, 14 रात को मध्य रात्रि करीब 1:45 बजे के आसपास बुध चेंज हो जाएगा। बुध आगे चला जाएगा टॉरस में, अभी इस समय एरिस में है। ये कंजंक्शन मंगल से टूट जाएगी। इसी के साथ अगले 6 घंटे के अंदर 6:30 बजे सुबह 15 तारीख को सूर्य ट्रांजिट कर जाएंगे, वो भी टॉरस में चले जाएंगे। यानी कि जो कंजंक्शन 3 ग्रहों का योग मंगल, सूर्य और बुध का बना है, ये टूटेगा और सूर्य और बुध की कंजंक्शन टॉरस में बन जाएगी। ये कंजंक्शन भी बाजार के लिहाज से अच्छी है। मुझे लग रहा है कि यहां पर जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब पाकिस्तान थोड़ा सा सीन में से हटेगा, चाइना सीन में आएगा। जो खबरें आ रही हैं छन के, ईरान को उसने 4 पॉइंट का प्रपोजल दिया है चाइना ने, ईरान उसके ऊपर अग्री कर गया है। और यदि ये पीस प्रपोजल अमेरिका भी अग्री कर जाता है जो चीन ने ईरान को दिया, तो अल्टीमेटली चीजें सेटलमेंट की तरफ ज्यादा जाएंगी। हो सकता है कि जो यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकने की बात हो रही है, वो चाइना इस चीज की गारंटी ले ले। चाइना को के बारे में कहा जा रहा है कि वो गारंटी ले सकता है क्योंकि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर है। तो यहां पर यदि वो गारंटी ले लेता है या अमेरिका के पास जाने की बजाय वो यूरेनियम चाइना या रशिया के पास जाता है, तो चीजें यहीं पर सेटल हो जाएंगी। आगे प्लानिटरी पोजीशन बहुत ज्यादा लड़ाई वाली नहीं लग रही है। हाँ, इकोनॉमिकली क्राइसिस है तो बिल्कुल है। 2 जून को गुरु का राशि परिवर्तन हो जाएगा, गुरु कर्क राशि में आएंगे। इस समय राहु कुंभ में चल रहे हैं। गुरु राहु का 6-8 एक्सिस में आना अच्छा नहीं है फाइनेंशियल मार्केट के लिए। गुरु राहु का 6-8 में एक्सिस में आना अच्छा नहीं है, ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम दे सकता है। 2 जून का ये इवेंट है और 29 जून का इवेंट है आपका मरकरी आ जाएंगे आपके वक्री अवस्था में। तो ये 2 इवेंट जून के महीने में जो आ रहे हैं वो इकोनॉमिक के लिए ज्यादा अच्छे नहीं, क्योंकि ये दोनों ही बाजार को ड्राइव करने वाले ग्रह हैं। हालांकि उससे पहले मुझे लगता है कि चीजें ठीक रहेंगी, बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है। हाँ, जून के बाद चीजें आप देखेंगे कि थोड़ा सा सही डायरेक्शन में नहीं जा रही। बाजार और फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर और बैंकिंग के ऊपर खासतौर पर हमें प्रेशर जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे जाकर प्लेटरी साइकिल नवंबर में जाकर तो बिल्कुल बिगड़ रहा है। वो तो हमने पहले भी डिस्कस किया था पिछले शो में भी। लेकिन जून में 2 जो इवेंट होने जा रहे हैं वो थोड़े से मुझे इकोनॉमी के लिहाज से बहुत अच्छे नहीं लगते। हाँ, इसका इम्प्लीकेशन जो है वो
ट्रांजिट होते ही आता है, 10 दिन बाद आता है, 15 दिन बाद आता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कंजंक्शन अच्छा नहीं है, राहु का गुरु के साथ 6 एक्सिस में आना अच्छा नहीं है। हालांकि गुरु उच्च के हो जाएंगे, शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, ये बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन मंगल भी आगे जाकर केतु के साथ मिल जाएंगे। तो मंगल जब केतु के साथ आगे जाकर मिलेंगे नवंबर में, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो पाप ग्रहों की युति एक बार फिर होगी, लेकिन नवंबर में होगी, उससे पहले नहीं होगी। इससे पहले मंगल शनि के साथ दोबारा फिर केंद्र में आएंगे और 6 एक्सिस पे आएंगे। जैसे मंगल अभी एरिस में गोचर कर रहे हैं, जैसे ही मंगल 3 नंबर पे आएंगे यानी कि जेमिनी में आएंगे, तो फिर वो दोबारा शनि के केंद्र में आ जाएंगे। ये एक दोबारा फिर कंफ्लिक्ट वाली स्थिति हो जाएगी। ये अगस्त सितंबर के आसपास होगा। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आने वाला समय बहुत ज्यादा चैलेंजेबल है, सरकार के लिए भी है, आम लोगों के लिए भी है। जो इकोनॉमी समझते हैं वो तो चीजों को देख ही रहे हैं, क्योंकि जो क्राइसिस एक बार हो गया है, उसका जो हिट लगा है, उसको अभी कवर अप करने में बहुत समय लगेगा। इसका एस्ट्रोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन मैं आपको यही दे रहा हूं कि जो एस्ट्रोसाइकिल मुझे नजर आ रहा है। अदरवाइज एज ए जर्नलिस्ट देखूं या एज ए इकोनॉमी के लिहाज से देखें, तो मुझे इकोनॉमिकली चीजें बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही अगले क्वार्टर में। जुलाई वाले क्वार्टर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आता। नरेश जी, अभी जैसे आपने कहा वॉर का आपको उतना नहीं दिख रहा, पर इकोनॉमी का दिख रहा है, आगे वाला टाइम अच्छा नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूं कि मैंने अभी किया ईयर टिल डेट, 12% सेंसेक्स गिरा हुआ है ईयर टिल डेट, 10,579.62। तो अभी आप आगे बोल रहे हैं और भी, तो कितना रूम बचा है लोगों के पास? रियल टाइम पेन हो रही है, क्योंकि भारत में अब ये 2000 वाला भारत नहीं है, मात्र 1%, 1.5%, पता नहीं 3% लोग जो स्टॉक मार्केट में थे। अब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम वेस्टर्न कंट्रीज की तरह जा रहे हैं। मिडिल क्लास का भी बच्चे की पहली नौकरी लगती है। एक तो आपने जो बात बोली शुरू में, एडवर्टाइजमेंट, बैंक्स एडवर्टाइज कर करके एसआईपी 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 एसआईपी, सबको लगता है भैया ये नहीं किया तो कुछ पाप कर दिया। वो बैंक्स को प्रॉफिट मिलता होगा बेचने का, वो सब सिस्टम है। तो अब मार्केट पे एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। मेरे पास ही कुछ लोग आए थे, तो वो बता रहे थे उस दिन कि हमें तो भैया एफडी में ज्यादा रिटर्न मिलता है एसआईपी से पिछले साल का, तो हम क्या तोड़े नहीं तोड़े। तो एक मिडिल क्लास में ये चर्चा शुरू हो गई है। तो आप लोगों को लग रहा है कि ये चर्चा बैक टू बेसिक्स वाली? और दूसरी मैं से जोड़ूंगा अगेन, आज क्योंकि नए सीएम बने हैं विजय, उनका जब फाइनेंशियल वो इलेक्शन एफिडेविट आया, तो उसमें लोगों ने पाया कि 100 करोड़ की शायद एफडी थी, 200 करोड़ के सेविंग्स अकाउंट में था या वैसा वर्षा, और मात्र 20 लाख के सिर्फ इक्विटीज थी। तो लोगों ने कहा भैया क्या मिडिल क्लास को फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं वर्सेस जेन्युइन रिच क्या कर रहे हैं, 100 करोड़ की एफडीज बना के बैठ रहे हैं। तो अब मार्केट पे क्या आप देख रहे हैं इस साल आगे? क्या ये सही में रिकवर करके वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, या ये क्राइसिस पैनिक और लोग और डर के छोड़ के भागेंगे? नहीं देखिए, अभी फिलहाल पैनिक वाला सीन नहीं नजर आता। जब तक शनि नीच राशि में नहीं जाते तब तक पैनिक नहीं बनता। हाँ, नवंबर के बाद पैनिक जरूर बनेगा, जो चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है। क्योंकि हमने पिछले 2 साल में एक बार देख लिया कि मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर स्टेबल नहीं हो पा रहा, खासतौर पर जब इंडिया की बात करते हैं। क्योंकि हमारा मार्केट बेसिकली क्या है, डीआई तो बाजार को संभाल के बैठा है। हमारा जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है छोटा, जिसकी आप बात कर रहे हैं, आज ही बिजनेस स्टैंडर्ड की लीड खबर है वहां पर, जो इन्वेस्टर पेज उनका छपता है, उसमें लीड खबर यह है कि एसआईपी लगातार बढ़ रही है, अभी भी बढ़ रही है, अभी भी लोगों का भरोसा मार्केट के ऊपर है। उसका रीजन यह है कि ओवर द पीरियड ऑफ डेकेड्स एसआईपी ने अच्छे रिटर्न दिया है, और आगे भी मेरा ये फर्म ओपिनियन है कि आगे भी यदि आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, तो इक्विटी आगे भी जो है वो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट रह सकती है। लेकिन 2024 के बाद क्या हुआ है, सितंबर 2024 खासतौर पर 26 सितंबर 2024 को जो हमने हाई मारा था 26,270 के आसपास का, वहां से जब बाजार फिसला तो 18% फिसल गया था। आप सोचिए, उस समय कोई इवेंट नहीं था भंडारी साहब, कोई वॉर नहीं थी, कोई इस तरह का क्राइसिस नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई स्कैम नहीं था, कुछ नहीं था। तभी भी बाजार 6 महीने में 18% गिर गया था। हमने अक्टूबर 2024 गिरता देखा, नवंबर 2024 गिरता देखा, दिसंबर जनवरी 2025 गिरता देखा, फरवरी 2025 गिरता देखा, मार्च में बाजार आके संभला था। तो इन 5 महीनों में 18% निफ्टी गिरा था। इसके बाद यहां से रिकवरी आई। मेरे पेज के ऊपर वीडियो था मार्च में निफ्टी की वापसी 2025 में। तो यहां से रिकवरी आई, बाजार ने एक नया हाई मारा। लगातार हम बात कर रहे थे कि बाजार एक नया हाई मारेगा। अगेन ये वॉर वाला सिचुएशन आ गया। अब वॉर वाला सिचुएशन आया तो एफआईआई का पैसा निकल रहा है, उसके कारण बाजार के ऊपर दबाव बना हुआ है। मुझे अभी भी लगता है कि जिस दिन ये सिचुएशन ईज आउट होगी, बाजार फिर दोबारा से स्प्रिंग की तरह बाउंस बैक करेगा और एक नया हाई मारेगा। नया हाई मारने के बाद फिर गिरावट आएगी। फिर जो गिरावट आएगी वो लंबी चल सकती है, क्योंकि आगे जुपिटर की पोजीशन खराब आ रही है, मंगल केतु साथ आ रहे हैं, शनि नीच राशि में चल रहे हैं। ऐसा हिस्टोरिकली होता है। मीन आप चाहे 1907 का साइकिल उठा के देख लीजिए, 1937 का साइकिल उठा के देख लीजिए, 1967 का उठा के देख लीजिए,
97 का साइकिल उठा के देख लीजिए, जब जब शनि पाइसेस, एरीज और टॉरस में आते हैं, ये ग्लोबल क्राइसिस आता ही आता है, फाइनेंशियल आता ही आता है। तो ये जून 2027 में होने जा रहा है। तो अल्टीमेटली आने वाले समय में या आने वाले वर्षों में फाइनेंशियल क्राइसिस तो क्लियर नजर आ रहा है, बाजारों के ऊपर दबाव, और ये हमारे ऊपर नहीं होगा, पूरी दुनिया की इक्विटीज के ऊपर होगा। और उस अवधि में खास तौर पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टमेंट करने की। आपने एक एग्जांपल दिया कि बहुत सारे लोगों का पैसा, बड़े लोगों का पैसा एफडी में है। मैं आपको बताता हूं, मेरे को ऐसे लोग जानते हैं जिनका 100% इक्विटी में है। मैं उनको बोलता हूं कि भाई साहब सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखते, कम से कम कुछ गोल्ड में या कुछ उसमें कैश में या डेट फंड में जरूर रखिए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जिनका फुल एक्सपोजर इक्विटी में है। तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन की कौन ज्यादा एग्रेसिव बेट लेना चाहता है। अल्टीमेटली इक्विटी में आना, 100% इक्विटी में आना तो एग्रेसिव बेट ही है। तो कुछ लोगों को लगता है कि पीस ऑफ माइंड के लिए, क्योंकि जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उनका अदर सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज्यादा होगा, बहुत अच्छा होगा, तो उनको लगा कि इसमें क्या है सिरदर्दी लेनी, तो वो एफडी में पैसा रख दिया। लेकिन हर जगह पर ये केस नहीं है। व्यक्ति मैक्सिमम रिटर्न के लिए भागता है, और पिछले महीने का यदि हम देखते हैं तो स्मॉल कैप का रिटर्न काफी अच्छा रहा है। तो बहुत सारे लोगों को स्मॉल कैप का, जिनके पास फंड थे, काफी डाउनसाइड आ गए थे, वो रिकवरी हो गई है। तो इक्विटी हमेशा जो है वो अच्छा करता है। डिफेंस की बात हमने की थी 2-3 महीने पहले जब हमने शो पे आए थे। तो डिफेंस देखिए, डिफेंस इंडेक्स लगातार नए हाई की तरफ जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि डिफेंस आगे भी चलेगा। सेक्टोरियल वाइज यदि हम देखते हैं तो जुलाई से आप देखेंगे कि मेटल में एक रैली आनी चाहिए। शनि वक्री हो जाएंगे, जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक का समय है। शायद 27 से 28 जुलाई के आसपास का समय है जब शनि वक्री होंगे। शनि जब वक्री होंगे तो 11 दिसंबर तक मेटल में भी आपके रैली आनी चाहिए, क्योंकि ये हिस्टोरिकली रहा है। 2014 के बाद 11 साल जब शनि का वक्री का पीरियड देखते हैं तो 8 साल मेटल अच्छी रैली करके गए हैं, और अगला पीरियड मेटल का ही आने वाला है। डिफेंस हमने प्रेडिक्ट किया था यहाँ पर आपके शो में, तो डिफेंस अच्छी रैली कर रहा है। मेटल आगे चलने वाला है। बैंक आगे बहुत अच्छी रैली करेंगे जब जुपिटर और मरकरी जो है वो एक साथ आ जाएंगे। बैंकों में अच्छी रैली आनी चाहिए। नरेश जी, मैं अंत में ये पूछना चाहूंगा आपसे बस कि अब जो एकदम से बड़े बड़े नेता, सिंगापुर के नेता, इंडिया में लोगों ने नोट नहीं किया ज्यादा, पर वो बेसिकली सेम बात ही कह रहे हैं कि उनकी भी इकोनॉमी में इंपोर्ट का क्या वैल्यू है, किस तरह सिचुएशन है। भारत के प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, और वो कुछ मेजर्स भी लेंगे ही जब बोल चुके हैं। तो आम आदमी के लिए आप क्या सजेशन करेंगे आने वाले कुछ समय के लिए, कि एक नॉर्मल व्यक्ति अपने आप को इकोनॉमिकली सेफगार्ड करने के लिए किस तरह चले, किस माइंडसेट से रहे, क्या आपको लग रहा है उसको करना चाहिए? देखिए, इस समय पैसा बचाना बड़ा जरूरी है। यदि आपके पास पैसा बचा होगा ना, तो ये मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर ही बता रहा हूँ, मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। यदि आपके पास पैसा बचा होगा तो मुझे लग रहा है कि आगे बॉटम बहुत नीचे आने वाला है। इक्विटी मार्केट में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। दूसरा, एस्ट्रोलॉजिकली यदि मैं इसको देखता हूँ तो मुझे गोल्ड बहुत अच्छा लगता है। गोल्ड में पोजीशन आपको रखनी चाहिए। गोल्ड बहुत अच्छी रिटर्न दे जाएगा। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, मैं हिस्टोरिकल डाटा के बेस के ऊपर बोल रहा हूँ, सैटर्न के साइकिल के ऊपर बोल रहा हूँ। 60 ईयर का सैटर्न का साइकिल है। उस आधार के ऊपर यदि हम गोल्ड की वैल्यूएशन करते हैं तो अगले 10 साल में मुझे गोल्ड यहाँ से 4 गुना नजर आता है। तो यहाँ पर गोल्ड आपके पास होना चाहिए। गोल्ड यदि होगा आपके पास तो आप कुछ ना कुछ बचा पाएंगे। अदरवाइज इक्विटी में मुझे सिचुएशन थोड़ी सी वीक लगती है नवंबर के बाद। आपके पास यदि पैसा हो डेट फंड में या आपका कैश में होना चाहिए, आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर जरूर मिलेगी। इक्विटी में यदि आपका एक्सपोजर है तो आपको इक्विटी में 2027 में निचले लेवल के ऊपर जरूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहां पर पैसा लगाएंगे तो डेफिनेटली अच्छा पैसा बन सकता है। जी नरेश जी, धन्यवाद, आपने समय निकाला। और जो ये सारी देश में सवाल उठे हुए हैं, और जिसका आपने पहले भी डिफेंस स्टॉक का भी बोला हुआ था, नवंबर का भी आपने बताया, और जो सारी उथल पुथल चल रही है, एकदम चेंज का जमाना चल रहा है। तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।